अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 12 जुलाई को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा ना होने की वजह से IMF के 18 सितंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं था। मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ रही थी, मगर आज पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा होने का ऐलान किया, जबकि IMF से भी तस्दीक आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान सितंबर 2024 में IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना इजलास में दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया था। वाशिंगटन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाजिद अली सैयद के मुताबिक वाशिंगटन में IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक ने प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि IMF बोर्ड की मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई है। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस 9 माह का स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान नए प्रोग्राम की शराइत पर अमल कर रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने ज़रूरी फाइनेंसिंग के लिए मदद की, यानी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर की मीटिंग में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक करेगा। IMF के साथ मामला तय पाने से मुतालिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। रवा माह IMF के बोर्ड इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हतमी मराहिल में इन सब ने कलीदी किरदार अदा किया है। जबकि आज वज़ीर आज़म ने भी काबीना इजलास में IMF के साथ मामला तय पाने का इशारा देते हुए दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। IMF के हवाले से हमारे दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर बरादर ममालिक, दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारा चोरी दामन का साथ है, उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह हमारा साथ दिया है। They've come all the way। मैं तफसील में इस वक्त नहीं जा सकता, बस ये कहूँगा कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल एक जो भाई भाई के लिए करता है और दोस्त दोस्त के लिए करता है। बरादर और दोस्त ममालिक ने पिछली मरतबा भी इस मरतबा फिर उन्होंने उसी तारीख को उन्होंने दोहराया है और पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। यकीनन ये मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। हमें कर्ज़ों से जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। आप एक न्यूक्लियर ताकत हैं, हर रोज़ कर्ज़ों के लिए दरख्वास्तें करेंगे तो उसकी जो अहमियत है उसमें कमी वाक़या होती है। जबकि दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने आज इस माली साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में शरह सूद को 200 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है, जिसके बाद अब नई शरह सूद 17.5% है और ये 22% की तारीखी सतह से मुसलसल तीसरी कमी है और गुज़िश्ता 20 माह में शरह सूद की कम तरीन सतह है, मगर फिर भी शरह सूद इंतहाई बुलंद है। गुज़िश्ता माह की 9.6% महंगाई से भी 8% ज़्यादा है, जबकि अप्रैल 2020 के बाद पहली मरतबा पॉलिसी रेट को 200 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक आज मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट 200 बेसिस पॉइंट्स कम करके इसे 17.5% करने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में कमी आई है। महंगाई में होने वाली ये कमी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तवक्कात से भी ज़्यादा है, जिसकी बड़ी वजह एनर्जी की कीमतों में प्लान किया गया इजाफा ना करना और आलमी मार्केट में तेल और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी है। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस हवाले से बेयकीनी को मद्देनजर भी रखा है, जिसके लिए जरूरी था मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से मोहतात अंदाज अपनाया जाए। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एक साल में महंगाई में कमी की अहमियत पर भी गौर किया। अगस्त में 3 सालों बाद महंगाई सिंगल डिजिट में आने के बाद से तवक्को की जा रही थी कि स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में बड़ी कमी करेगा। ये भी तवक्को की जा रही है कि सितंबर में महंगाई में मजीद कमी आएगी। और दूसरी जानिब रवा माली साल के इब्तिदाई 2 माह में टैक्स टारगेट में 98 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के बाद FBR ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त इकदाम की दरख्वास्त कर दी है। टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के इकदाम की नाकामी के बाद FBR जो इकदाम करना चाहता है उनमें टैक्स नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना, उनके प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी और बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करना शामिल है। इस हवाले से आज नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर सामने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं खुद मेहताब हैदर साहब और मोहम्मद सुहेल साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मेहताब हैदर साहब बताइएगा क्या कैसे ये कन्फर्मेशन आई है, क्योंकि ज़ाहिर अनसर्टेनिटी थी, कहाँ से कन्फर्मेशन आई, किस तरह फाइनेंसिंग गैप पूरा हुआ, रोल ओवर के हवाले से अलग अनसर्टेनिटी थी, $2 अरब के हवाले से गैप के हवाले से अलग अनसर्टेनिटी थी।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल था और ये बड़ा ज़रूरी था कि आईएमएफ का जो 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था वो बोर्ड के पास जाए और वहाँ से उसकी अप्रूवल हो। उसके रास्ते में रोल ओवर्स जो है वो आपको पता है कि चाइना का था, सऊदी अरब का और यूएई का। सऊदी अरब का $5 बिलियन का था, चाइना का जो है वो $4 बिलियन का था और $3 बिलियन यूएई का था। इन तीनों ममालिक ने एक साल के लिए जो है वो रोल ओवर जो है वो करने की कंफर्मेशन की। उसके बाद भी आईएमएफ की असेसमेंट ये थी कि $2 बिलियन से ज्यादा का फाइनेंसिंग गैप है, जिसमें $1.2 बिलियन हम सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर रहे थे। आपने देखा कि कल फाइनेंस मिनिस्टर की जो सऊदी एम्बेसडर्स हैं उनके साथ यहाँ पे मुलाकात हुई और उसके साथ साथ हमने आईटीएफसी से कुछ $400 मिलियन की रिक्वेस्ट की हुई थी। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से और कुछ गल्फ बेस्ड जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो कंफर्मेशन जो है वो हमें दें। लेकिन उसके अंदर एक कैवियट था और वो ये था कि हायर इंटरेस्ट रेट पे वो ऑफर कर रहे थे। तो अब उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ गई है, रेट जो है वो जब ट्रांजैक्शंस होगी तो उस टाइम पता चलेगा। लेकिन ये कंफर्मेशन पूरी होने के बाद आज जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी और आईएमएफ की तरफ से भी इसमें पेशरफ्त हुई है और उम्मीद ये है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ तक 25 को ही प्रोबेबली आईएमएफ का बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के केस को कंसिडर करेगा और अप्रूवल दे देगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें फिस्कल साइड पे मेजर्स बिल्कुल लेने पड़ेंगे। उसमें कुछ टैक्स मैं जो टैक्स के हवाले से भी आप जो आपकी खबर है उस पर मैं बात करता हूँ। मगर मोहम्मद सुहेल साहब, आज पहले तो मार्केट तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट तक की तवक्को कर रही थी कि शरह सूद में शायद कमी हो, कंसेंसस ऑलमोस्ट यही था, मगर ज़्यादा कमी की आज 2% की, यानी 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ने एनालिस्ट ब्रीफिंग की जिसमें आप भी मौजूद थे और सबसे पहला इशारा कि पाकिस्तान ने फाइनेंसिंग गैप पूरा कर लिया आईएमएफ की कंडीशन मीट करने के लिए, वहीं से आया कि गवर्नर साहब ने बयान दिया है। क्या आप ये कन्विंस थे गवर्नर साहब कि ये हो गया है? क्या हुआ उधर और क्या इसी वजह से इतनी बड़ी कमी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहिद भाई। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो तवक्कुआत 150 बेसिस पॉइंट की थी और ये तवक्कुआत से ज़्यादा गिराने के मुझे लग रहा है कि दो ही रीज़न थे। एक तो अपने इब्तिदाई में भी बताया और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, काफ़ी हफ्तों से, कि जो महंगाई की शरह कम हो रही है वो तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। जो आज कमेटी ने भी रियलाइज़ किया कि उनकी भी तवक्कुआत से ज़्यादा इन्फ्लेशन कम बढ़ रहा है। और दूसरी जानिब लगता है कि सेंट्रल बैंक को या कमेटी को ये इतलात मिल गई थी कि जो फाइनेंसिंग की एश्योरेंस है वो आईएमएफ ने एक्सेप्ट कर ली है। तो अगर आपका एक्सटर्नल अकाउंट कंट्रोल में हो जाता है तो फिर महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो मार्केट की तवक्कुआत से कम रिडक्शन की गई है, क्योंकि मार्केट को आईएमएफ की खबर जो है वो स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने ही दी, जिन्होंने कहा कि जो अखबारी इतलात हैं अक्टूबर की वो सही नहीं है और वो समझते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का एश्योरेंस आ जाएगी बल्कि आगे अगले 1-2 साल में जो रीपेमेंट्स हैं वो भी आसानी हो जाएंगी। तो ये दोनों अवामिल थे जिसकी वजह से जो रेट कट है वो ज़्यादा हुआ है। और बताओ साहब, अब क्या एफबीआर को या हुकूमत में ये अभी तक भी, हालांकि डेट आ गई, ये सारे मामलात हो गए क्योंकि 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, आपकी खबर है कि अब मजीद सख्त इकदाम होने जा रहे हैं पेनल्टीज की सूरत में भी? अब से पहले के इकदाम तो नाकाम हुए, अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो एफबीआर प्रपोज कर रहा है और ये प्रपोजल हुकूमत के सामने वो भिजवा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे ये है कि जो फाइलर्स और अंडर फाइलर्स हैं और नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ स्टर्न एक्शंस जो है वो लिया जाए, जिसमें डिस्कनेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़, जिसमें बिजली, गैस और बाकी चीज़ें जो है, टेलीफोन जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स कि जो नॉन फाइलर है या अंडर फाइलर जो है उसके बैंक अकाउंट्स या तो सस्पेंड कर दिए जाएं या फ्रीज कर दिए जाएं और उनके ऊपर बैन कर दिया जाए कि वो प्रॉपर्टी या कोई किसी किस्म की गाड़ी जो है वो नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नादरा का जो डेटा है उसकी इंटीग्रेशन के साथ लोगों को ये पहली दफ़ा इंटीमेट भी किया जा रहा है कि एफबीआर के पास जो फाइलर है उसको भी एक नोटिस भिजवाया जा रहा है और जो नॉन फाइलर है
उसे भी एक नोटिस भिजवाया जा रहा है कि अगर आप हमारी मालूमात के मुताबिक आपने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ये गाड़ी खरीदी है, आपकी इतनी इनकम है, अगर आप टैक्स अदा कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया, अगर आप टैक्स अदा नहीं कर रहे तो आप रिटर्न जो है वो फाइल करें और टैक्स जो है वो अदा करें। और अगर कोई अंडर फाइलर है तो उसको भी इसी तरह का नोटिस भिजवाया जा रहा है कि हमारे एस्टिमेट्स FBR के ये है कि ये इतनी आपकी इनकम है तो आप पूरा टैक्स जो है वो अदा करें। तो इस तरह के एक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ रेवेन्यू मेजर्स भी अंडर कंसिडरेशन है कि जिसमें फॉर इंस्टेंस उनके ऊपर भी शायद FBR जो है और हुकूमत ये करे कि या तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आएगा या जो है वो मनी बिल की सूरत में पार्लियामेंट के सामने ये सारी प्रपोजल्स जो है वो रखी जाएंगी। और मोहम्मद सईद साहब, जरा एक तरफ था कंसेंसस कि तकरीबन 1.5% की कमी आए शरह सूद में, मगर दूसरी तरफ थी कुछ डिमांड्स कि जी बड़ी कमी करें, 300 बेसिस पॉइंट्स करें और फिर तेज़ी से अब कम करें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से कम हो रही है, 9.6% थी, अब एक्सपेक्टेशन है शायद 8% से भी कम सितंबर में हो जाए। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं। आपको लगता है कि ज़्यादा तेज़ी से ये मामला होना चाहिए क्योंकि हुकूमत की अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या अगर कॉशियस है स्टेट बैंक जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कह रहा है कि हम अभी भी कॉशियस हैं, वो ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये सेंसिबल डिसीजन है, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखें शाहजेब भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 38% का इन्फ्लेशन जो है वो विद इन अ ईयर 7-8%, 9% आ गया है। सेंट्रल बैंक को इसका क्रेडिट जाता है। बहुत तनकीद हुई, डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई, GDP ग्रोथ कम हुई, मगर सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव ही होता है महंगाई को कंट्रोल करना। और लोग पहले हंसते थे कि जो सेंट्रल बैंक का 7% का टारगेट है, अगले साल के एंड में वो कैसे अचीव होगा, तो मुझे तो लगता है वो अगले 2-3 माह में भी अचीव हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, मगर सेंट्रल बैंक गवर्नर ने आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हमने पाकिस्तान में बूम एंड बर्स्ट साइकिल देखा है, और अगर बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट को कम किया गया तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, फिर आपके रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक सेंसिबल डिसीजन है, और ये 2 से 3% का मिनिमम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रहना चाहिए, जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट के हालात हैं उसको देखते हुए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर के जलसे के बाद तमाम तर रियासती दबाव, गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन के बावजूद तहरीक इंसाफ हुकूमत और इदारों के खिलाफ अपना रवैया मजीद सख्त और जारहाना कर रही है, जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही PTI खदशे का भी इजहार कर रही है कि इमरान खान को जेल में ही कत्ल किया जा सकता है। खुद इमरान खान इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर 8 सितंबर के जलसे के बाद कल रात दोबारा मंजर-ए-आम पर आए और फिर एक और जारहाना तकरीर कर दी। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के अरकान 3 दिन से इदारों के सियासत में किरदार पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर उसे निशाना बना रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एस्टैब्लिशमेंट के सिर्फ गुज़िश्ता 2 बरस के किरदार की शिकायत कर रही है, उससे पहले के किरदार की नहीं। और दिलचस्प बात यह भी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कह रहे थे कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान का एतमाद खो चुके हैं और उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है। मगर आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI अरकान ने अली अमीन गंडापुर के हक में नारे लगाए और उन पर एतमाद का इजहार किया, जबकि कौमी असेंबली के सेशन के दौरान भी PTI के अरकान सख्त लहजा इख्तियार कर रहे हैं और हुकूमत भी जवाब दे रही है। और इस सबसे मुल्क की सियासी फिजा में तलखी और तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल ही कौमी असेंबली में कुछ हद तक मुफाहिमाना माहौल नजर आया था। कल कौमी असेंबली का इजलास खुश असलूबी से चलाने के लिए तहरीक मंजूर होने के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने 18 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अरकान शामिल हैं। मगर आज इस कमेटी का पहला इजलास ही हंगामा खेज साबित हुआ। इजलास के दौरान नून लीग की तरफ से कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ और PTI अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता रहा, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ कमेटी से वॉकआउट कर गए। कमेटी अरकान उन्हें रोकते रहे, जिसके बाद वो वापस आकर बैठ गए। मैंने विटनेस किया हुआ इस चीज को, मैंने विटनेस किया हुआ चीज को। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ पे। अपने माली पे तो नजर दुराएं। देखिए इन्होंने क्या किया है। मैं एक उदाहरण करना चाहता हूँ। जो खैर साहब बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद बहुत वो शख्स जो है सारा दिन निंदे करता रहा,
कि मेरी बीवी से बात करा दो या मैंने मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। उसको नहीं करने दिया, आप उनका नाम लेना सर। हाँ? पर्चा राना से मैंने हेरोइन के पर्चे की सबसे पहले मजम्मत मैंने की थी। मैंने मेरी आपकी बात नहीं कर रहा। मैं आप उससे दीजिए सर पकड़ना चाहिए वाला, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। हमें सुने, हल निकालें ताकि इन तजुर्बात से फायदा उठाएं। जो लोग गुजर चुके हैं वो अच्छे फैसले करेंगे। मैंने अंदर की ऑलरेडी आपको बिल्कुल अच्छा कि आप जब एक्विटी में क्लेम करते हैं यू कम इनटू एक्विटी विद क्लीन हैंड्स। मैक्सिमम है, आज का नहीं है, आज का नहीं। इसके बाद यूनिस से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं अपनी लीडरशिप से कहूंगा कि मुझे इस कमेटी से निकाल दें। इससे पहले कल कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई के 10 गिरफ्तार एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, जिसके बाद आज शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा समेत दीगर गिरफ्तार अरकान को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पेश कर दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए असद कैसर ने इदारों पर तनकीद करते हुए कहा कि अपनी हुदूद आइन के अंदर करो, अगर आइन से बाहर जाओगे तो वफाक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की। मेरे खिलाफ जो पर्चा काटा गया है उसमें ये कि मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे साथ शायद खटक था और मैंने पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाया। वो भाई करना क्या चाहते हो? मुल्क में तुम तमाम इदारों को तबाह कर दिया, किसी इदारे की रिस्पेक्ट, किसी इदारे का एहतराम नहीं रहा और तुम समझते हो कि तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाले हो। अपना हुदूद, अपना कुयूद आइन के अंदर महदूद करो। अगर आइन के अंदर आप बाहर जाओगे तो खुदा ना ख्वास्ता वफा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्राइम मिनिस्टर है, इनसे पूछे कितनी प्रोडक्शन ऑर्डर हुई और कितनी लंबी लंबी तकरीरें करती थी। यानी ये तो तारीख का हिस्सा है। हमने हमेशा रूल्स के मुताबिक सिस्टम को चलाया। जो सियासी मुकदमात बनाए गए हैं इमरान खान और उसके साथियों के और जितने कैदी हैं उस सब के खिलाफ वो सियासी मुकदमात खत्म की जाए और जो मैंडेट चोरी की बुनियाद पे इस वक्त की हुकूमत बैठी है, हम मुतालिबा करते हैं कि पारम 45 की असली जो मालिकान है उसको उसका मैंडेट दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि आज ये आईएसआई की बात करते हैं। इनके दौर में जब हम कानून साजी के लिए इनके घर जाते थे तो आईएसआई बाहर बैठी होती थी। हमसे हमारा हक के नुमाइंदगी छीन लिया गया था, दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए। ऐवान के अंदर 4 साल पीटीआई की जो हुकूमत रही है, मेंबरान के साथ क्या हुआ है? तंग नजरी की हुक्मरानी थी, वो एक नॉर्म बन गया हुआ था हमारे लिए। कल यहाँ पे आर्टिकल 6 की बात, मैं वाहिद मेंबर हूँ इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था और पूरी कबीना जो है उस कबीना के मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाए। तो किस किस एक्सट्रीम तक गए हैं? FATF के ऊपर मीटिंग हुई, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर मीटिंग हुई, आमला पे मीटिंग हुई, सब इनके घर हुई, हमने कोऑपरेट किया। लेकिन उन तमाम मीटिंगों के में आज ये ताना देते हैं ना, अभी भी ताना दिया है, आईएसआई बाहर बैठी हुई थी। जबकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इजलास में आने वाले शेर अफजल मरवत ने पीटीआई दौर में नून लीग की क़यादत के साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी जनरल फैज हमीद ने ये काम किए थे और आज भी नौबती आ गई है कि नकाब पोश ऐवान में घुसाए। पार्लियामान के साथ हुआ जो नकाबपोश है, जो मेरे साथ हुआ, जो माजी में इस साइड के लोगों के साथ हुआ, जो मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा गया, जो ख्वाजा साद रशीद को जलील किया गया, या जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ बोगस पर्चा किया गया, या ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया, या जिनको सेलों में डाल के उस वक्त भी फैज ने किए थे ये काम और एजेंसियां कर रही थी, लेकिन ऐवान कमजोर था, लगाम नहीं डाल सकता था। और आज भी जो हो रहा है ये मजीद बेतौकीरी के हम शिकार होंगे अगर नौबत यहाँ तक आ गई कि नकाबपोश इस ऐवान में घुस आए। जबकि ऐवान से बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल उठाया कि वो कौन नकाबपोश लोग थे जो पार्लियामेंट के अंदर आए थे। इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सबसे अहम चीज ये है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग थे नकाबपोश जो आए थे, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो बाकायदा इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये आइन और कानून की पामाली हुई है। ये रेड लाइंस क्या, हर लाइन जो है वो तोड़ी गई है। और यहाँ पे हम लोग स्पीकर साहब के मशहूर है जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए हमारे साथ हुए यहाँ पे। कौमी असम्बली के साथ साथ आज सेनेट का भी इजलास हुआ जहां 9 सितंबर की रात पार्लियामेंट पर हमले और गिरफ्तारियों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है।
हालिया तनाव पर आज इमरान खान का दोबारा मौक़िफ़ सामने आया है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के बारे में जो कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। कमरा अदालत में मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू पर एहतजाज किया। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हर लफ्ज़ के साथ खड़ा हूँ। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं था कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के बारे में कोई गुफ्तगू की है। इस पर एक सहाफ़ी ने वजाहत के साथ इमरान खान को आगाह किया कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा था। तो इमरान खान ने कहा कि अब आपने मुझे सारी बात बता दी है, मैं कह रहा हूँ कि आप जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपकी पार्टी लीडरशिप ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर माजरत की है, क्या आप भी इस बयान पर माजरत करेंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आप जिहाद कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर को ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए हैं। अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ख़राब हैं। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा जुल्म हम पर किया। हम पर जुल्म करने के एवज़ मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब उस पर भी हमला आवर हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अपनी पार्टी को कह दिया है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, फिर हमें कोई ना कहे कि मुल्क की मुआशी हालत की फ़िक्र नहीं। पूरी कौम को कहता हूँ कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। अदलिया से कहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो जाएं। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये असेंबलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मेरी बीवी गैर कानूनी तौर पर जेल में है, सिर्फ एक आदमी की अना की वजह से बुशरा बीबी जेल में हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत को थोड़ा मजीद वक्त दे रहे हैं। कल का एहतजाज मौखर किया है, लेकिन लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे। एक ऐलान हुआ था पहले एहतजाज का, लेकिन हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। इसको हम मजीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। गड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। हम लाहौर में जलसा करेंगे। हमारे रास्ते में अगर कोई बंदिश खड़ी की गई, रुकावटें खड़ी की गई तो हम उनको अबूर करेंगे। हम हरगिज़ खौफज़दा नहीं हैं। जेल हमारी मुंतज़र है तो हम जेल के मुंतज़र हैं। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इमरान खान से मिलने के बाद कहा कि परसों इमरान खान ने बताया था कि मुझे जेल में ही ख़त्म करने का इरादा कर लिया गया है और आज इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को कॉल दी है कि आपको खुद निकलना पड़ेगा। जो उन्होंने बताया था कि इन्होंने इरादा कर लिया है कि इमरान खान को जेल में ही ख़त्म करेंगे। आज जो उन्होंने कहा है पूरे पाकिस्तान के लिए कॉल दिया उन्होंने, आपको खुद निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप सड़कों पे आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और अपना हक मांगेंगे। PTI इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से तशवीश का इज़हार कर रही है। इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर इब्तिदाई तौर पर एतराज़ लगे थे, मगर फिर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात दूर करते हुए इस पर समाअत की और वफाकी हुकूमत से इमरान खान के मुमकिन मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक 16 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि इमरान खान एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DG ISPR की तरफ से बयान आया है, वुज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है और कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ तो फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह तौर पर आगाह करें। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मगर अहम बात यह है कि PTI और इदारों के दरमियान इस हालिया तनाव के दौरान इमरान खान के साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इदारों पर बराह रास्त तनकीद बढ़ती जा रही है। पहले 8 सितंबर के जलसे में उनकी तकरीर ने सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया, जिसके बाद उनकी इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से कई घंटे तक मुलाकात हुई, जिसकी तस्दीक कल हमारे प्रोग्राम में मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने भी की और यह भी बताया कि उन्हें बुलाया ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गया था। मगर फिर कल ही अली अमीन गंडापुर दोबारा मंजर आम पर आए और पेशावर में बार की तकरीब से खिताब करते हुए मजीद जारहाना पोजीशन अख्तियार कर ली। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कोई मुझसे नाराज़ हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें, क्या मैं आपको ना बताऊं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं आपका गुलाम नहीं हूं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा।
कोई नाराज हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें। मैं झूठ बोलूँ आपको, मैं चापलूसी करूँ आपकी, मैं मुनाफिक बन जाऊँ, मैं ना बताऊँ आपको कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं ना बताऊँ कि आपके अमल से, आपके इक़दामात से नफरत फैल रही है, मैं ना बताऊँ कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, मैं ना बताऊँ आपको। मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, तो मेरी आज़ादी मुझसे कोई ना छीन सकता है, मेरी ज़बान ना कोई बंद कर सकता है। हाँ, इस्लाह है, मैं अगर कहता हूँ आप करो, मेरे में गलती है, अपनी इस्लाह के लिए भी मैं तैयार हूँ, मुनाफिकत के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं न चापलूस हूँ, न मैं किसी का चमचा हूँ, न मैं किसी का गुलाम हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस कौम से पूछें, आप इस कौम में जाएं, आप लोगों से पूछें, तो आपको पता चलेगा कि आपके इस बात के बारे में किसी की क्या सोच है। मैं अब बोलूं, किसी को पसंद ना आए और मेरे पे FIR कर ले। 6 महीने से एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मेरी फोटो दिखा दो, मेरी वीडियो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारा मुजारा हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। अलीमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करो। जितना कोई मैंने अपने दिल में रखा हुआ है, मैं हरफियन कहता हूँ, मैंने अपने लीडर इमरान खान को भी नहीं बताया। क्यों? कि मैं नहीं चाहता था कि उसके दिल में नफरत पैदा हो। लेकिन इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए। मेरे ज़र्फ को कमजोरी समझने वालों, मेरे ज़र्फ को कमजोरी मत समझना। फिरौन ने हर पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया था और मारना शुरू कर दिया था। आखिर में अंजाम क्या हुआ? अपने ही घर में मूसा आ गया। हमें मूसा बनना पड़ेगा। और मैं अब चैलेंज करता हूँ इस बात पे कि आप अगर पाकिस्तान में अभी काम शुरू कर रहे हैं ना कि मैं पंजाब नहीं जा सकता, मैं सिंध नहीं जा सकता, मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकता, मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता, तो अगर आप ये काम शुरू करने का आपको शौक है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम जैली पर्चे में आओ और तुम मुझे गिरफ्तार करो। फिर मुझे अल्लाह ताला ने भी हक दिया है कि कोई तुम्हारे साथ नाजायज करता है, तुम्हारे पे गलत हाथ उठाता है, उसको जवाब दो। एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया है। उन्होंने एक DSP और सुप्रिंटेंडेंट जेल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट वहाँ हो सकता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ भी हो सकता है। परसों पता चला कि मैंने एक DSP के करपट्टी पे पिस्तौल रखा है, पता नहीं बंदूक रखी है। इस पूरे रास्ते में जाते हुए और आते हुए मैंने कोई नीली वर्दी नहीं देखी है इस्लामाबाद पुलिस की। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ DSP साहब, तुम मेरे साथ जातियात कर रहे हो। जो तुम्हें कह रहा है, जो तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे से मैं वो नाम भी उगलवाऊंगा और तुम्हारे से मैं पूछूंगा कि तुमने किसी कहने पे काम किया। तुम्हें बताना पड़ेगा। जिस सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुप्रिंटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा। वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है तो तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज कुछ भी नहीं बचा। अलीमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, परवाह ही नहीं है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना कि मैं इसमें कंप्रोमाइज कर लूं। अच्छा लगता है? वेरी गुड। नहीं लगता? वेरी वेरी गुड। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इदारों को, अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। आपकी इस्लाह में पाकिस्तान का फायदा है। जाओ इमरान खान के साथ जाके बैठो। आज फिर इतलात आई कि अफगान काउंसिल जनरल से अलीमीन गंडापुर की आज मुलाकात भी हुई है, जबकि उनके बयान पर आज जवाब देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा कि अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान वफाक पर बराह रास्त हमला है। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जहां एक तरफ PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अदालतों से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। कल पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल को हिफाजती जमानत मिली थी, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में जलसे के तनाज़ुर में गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया और मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस
समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत की। अब अदालत ने कल की समाअत के लिए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया है। और दूसरी जानिब यह बहस खत्म नहीं हो रही है कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फैसा को तौसीह देने के लिए आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ाने जा रही है। PTI मुसलसल इन्हीं खदशात का इजहार कर रही है, इल्ज़ाम लगा रही है। जबकि द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक एक सरकारी ज़राए ने बताया है कि हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। सेनेट में अक्सरियत के लिए 3 वोट कम हैं, जो किसी भी वक्त हासिल होने की तवक्को है। हुकूमती ज़राए से तो ये दावा सामने आ रहा है, मगर नंबर गेम पर नजर डाली जाए तो इस वक्त हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए ना तो सेनेट में और ना ही कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत है। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार होंगे, मगर हुकूमती अराकीन की तादाद 212 है। यानी वाज़ेह है कि JUI के 8 अराकीन को साथ मिलाए बगैर या PTI से वाबस्ता कुछ आज़ाद अराकीन को मैनेज किए बगैर कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। और साथ ही सेनेट में भी JUI और NP के बगैर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती। मगर आज खुद मौलाना फजल रहमान ने भी वाज़ेह कर दिया कि वो तौसीह के मुखालिफ हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तौसीह फ़ौज में हो तो भी गलत है और अदलिया में हो तो भी गलत है। हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए। हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त यहाँ हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी। अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं उनको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहाँ उस बेंचों में बैठकर उसकी तायीद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? सिर्फ यही नहीं, सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को मरासला भेज दिया है, जिसमें मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि आजकल पार्लियामेंट में आइन में तरामीम की बात की जा रही है। ये तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुताल्लिक हो सकती हैं और इन तरामीम को पब्लिक नहीं किया गया। हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। पार्टी के फैसले के मुताबिक तहरीरी इजाज़त के बगैर किसी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर साहब तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों उस दिन हमारे साथ मौजूद थे जिस दिन क्रैकडाउन शुरू हुआ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब इजलास जब जलसा हुआ तहरीक इंसाफ का मुनीफ फारूक साहब, तो उसके बाद ज़ाहिर है बैकफुट पर नजर आ रही थी तहरीक इंसाफ। कुछ रहनुमा गंडापुर साहब की तकरीर का दिफा नहीं कर पा रहे थे, कोई कह रहा था सुन नहीं पा रहे हैं, कोई कह रहा था कि पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और ज़राए से खबरें आ रही थी। मगर फिर क्रैकडाउन होता है, ये मामलात होते हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ और सख्त हो जाता है और कहते हैं आइंदा मैं बात ही नहीं करूंगा एस्टैब्लिशमेंट से। अली अमीन गंडापुर साहब गायब होते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं और ज़्यादा अग्रेसिव तकरीर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में रोज़ाना तकारीर हो रहे हैं, करारदाद मंजूर हो रही हैं। आज कौमी असम्बली में भी सख्त तकारीर हुई हैं। असम्बली से बाहर भी एजेंसियों के खिलाफ और उनकी मुदाखलत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। क्या दूसरी तरफ भी एक प्रेशर फील हो रहा है कि गलत हो गया, ओवर स्टेप किया हमने, क्योंकि हुकूमत भी कह रही है वो ना होता तो बेहतर था जो कुछ पार्लियामान में हुआ? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि हुकूमत इस पूरे मामले के अंदर, हुकूमत के बयान के अंदर बहुत ज़्यादा तजाद है। एक जानिब वफाकी वज़ीर दिफा फरमाते हैं ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कि रियासत ने रिएक्ट किया है, दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात कहते हैं नहीं, ऐवान के अंदर तो कोई आया नहीं। तीसरी तरफ जो स्पीकर साहब का मौक़िफ़ है वो कहते हैं मैंने इंक्वायरी की है, फुटेजेस हैं, मैंने सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल किया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हुकूमत ने क्रैक डाउन करवाया, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को पार्लियामान के अंदर से ही गिरफ्तार करवाया। अब वो रह गई बात नकाब पोशों की, तो वो तो फिर कोई भी हो सकता है, इदारों के लोग भी हो सकते हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग भी हो सकते हैं, IB के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाकायदा तौर पर वहाँ से अरेस्ट किया गया। और आपकी नज़र से गुजरा होगा जो FIRs दर्ज की गई हैं वो तो लगता है फोटोस्टैट मशीन से निकली हुई FIRs हैं। मतलब इस कदर बेहुदा किस्म का मतन है जिसके तहत वो FIRs दर्ज की गई हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला चला कहाँ से और ये रुकेगा कहाँ। उस रोज़ भी मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जो रिएक्शन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के बाद, और यही कहा गया कि जो इनेविटेबल है, यानी जो होना है एट दी एंड, शायद उसको तहरीक इंसाफ एक जल्दी उसको जल्द करवाना चाहती है या जल्द हो जाएगा। अब उसके बाद आपने देखा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ, मैं उस पर एक मोहतात तरीके से यही बयान करूँगा कि उन्होंने एक बड़ा मुश्किल दिन गुजारा। और अगर मैं ये कहूँ कि
बड़ा अनसेरेमोनियस किस्म का उनका वो दौर था या वो सारा मामला था जिससे वो गुजरे। एग्जैक्टली अगर था, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं करी, अगर था तो उन्होंने अगर सख्त गुजारा तो उस सख्त दिन ने उनको मजीद सख्त किया, तो जो कुछ भी किया जा रहा है उसका रिएक्शन ज़्यादा सख्त ही आ रहा है। तो क्या दूसरी तरफ इस बात का एहसास है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही? देखिए शाहजेब साहब, ये बिल्कुल इस बात का एहसास भी है, और जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत कुछ ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, अगर मैं इसको सादा ज़बान में रखूँ, यानी निसाब का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज वी स्पीक बहुत ही सीरियस किस्म के ऑप्शंस के ऊपर सोचा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बेसिकली उस दिन जो हुआ और एक दिन का उन्होंने जो बीच में वक्फा लिया, उससे एक बात जाहिर होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब की वहाँ पर कोई अफगानिस्तान के हवाले से तो बातचीत हुई नहीं, ना ही उन्हें अफगानिस्तान की बात करने के लिए या मुज़ाकरात के हवाले से उनसे बात करने के लिए उन्हें चाय पे बुलाया गया था। वहाँ तो गुफ्तगू बड़ी सख्त हुई, या जो माहौल था, मैंने दोबारा कहूँगा इस लफ्ज़ के अंदर मेरे ख्याल में इत्तफाक करना चाहिए कि बड़ा अनसेरेमोनियस था। लेकिन अब नतीजा ये निकला कि एक दिन बाद शायद उनको इस बात का भी तज्जियाती तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद उनको एहसास हुआ कि ये तो बड़ी हजीमत की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक दिन भी गुजर गया, मैं गायब भी रहा, और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ एक सूबे का, मेरे साथ तो मेरा बुरा हुआ है। तो जो आपको बार काउंसिल का खिताब नजर आया वो अली अमीन गंडापुर साहब का गुस्सा भी था, और अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसी कोई गुफ्तगू वहां पर नहीं की कि आपके कान पर जूं नहीं रेंगती, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं, या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो मीटिंग होती है शाहजेब साहब किसी भी इदारे के साथ, वो ऐसे नहीं होती कि आपका राब्ता ही खत्म कर दिया जाए दुनिया से। आपको हर एक को पता होता है कि चीफ मिनिस्टर कहाँ मौजूद है, पता ही नहीं था किसी को कि वो मौजूद कहाँ पर हैं। तो जो उनके साथ हुआ वो किसी सूरत ऐसा तो नहीं है जिसको कोई डिफेंड कर सके, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा इस वक्त जो हो रहा है वो ऐसा ही है कि वो हर एक के लिए सरप्राइजिंग है। तहरीक इंसाफ के लिए तो है ही, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। और मुझे इस बात के वाज़े इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त बड़े सीरियस ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा रहा है, और शायद गंडापुर साहब को इसका अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। शायद उन्होंने चूज किया है दैट ही वांट्स टू गो डाउन फाइटिंग। शहजाद, आपको लग रहा है कि कैलकुलेटेड है जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और एक हिकमत अमली के लिए तहत कर रही है जिसका उन्हें लगता है कि पॉजिटिव आउटकम ही आएगा? और क्या आगे से कोई वीकनेस महसूस कर रही है तहरीक इंसाफ इसलिए कर रही है, या इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं कि उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं रही है कि मज़ीद सख्तियां क्या आएंगी? बहुत शुक्रिया शाहजेब। उस दिन भी हमने ये बात की थी कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी तहरीक इंसाफ के पास जलसा करने की, उनको बहरहाल इजाजत मिल गई। जलसा करते, सियासी स्पेस अपनी गेन करते, पंजाब में जलसा करते, लाहौर में करते, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात ना करते, तो शायद वहां से भी एक पॉजिटिव जेस्चर जाता, बट दे चोज नॉट टू डू दैट। गंडापुर साहब की तकरीर और दीगर तकारीर जो हुई उससे मामला तो बिगड़ा, और जो कुछ उन्होंने सहाफियों के हवाले से बात की उसको उस दिन हमने उसकी मजम्मत भी की। लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन था, जिसको मुनीब, मैंने, आपने सबने उस दिन ये सवाल किया कि ये रिएक्शन ही एक ओवर रिएक्शन है, और आपने भी अभी सवाल किया, बिल्कुल मेरे ख्याल से ओवर रिएक्शन है, और इसका एहसास होना तो चाहिए, है कि नहीं आई डोंट नो, बट होना चाहिए। और हुकूमत को तो खैर एहसास के साथ साथ शर्मिंदा भी होना चाहिए, क्योंकि आज जो शेख वकास अकरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है और पूरा जो किस्सा बयान किया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट पे ताले लगाए गए और फिर लोग अंदर आए, सादा कपड़ों में थे, कैसे कैसे गिरफ्तारियां की, और वहां पे बैठ के कस्टोडियन ऑफ द हाउस सुन रहे थे। वही कस्टोडियन ऑफ द हाउस जिन्होंने कल 5 सीडीए के मुलाजमीन को और 4 जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं उनको मुअत्तल किया, जिसमें से 3 बेचारे जूनियर थे। और फिर सारा दिन कल ये बात होती रही कि हम कोई लेकर आते हैं चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हम हर गुजरते हुए दिन के साथ शाहजेब एक नई लाइन क्रॉस करते हैं। ऐसा नहीं है कि माजी में सियासतदानों की गिरफ्तारियां नहीं हुई। मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है वो बहुत बड़ा केस था जिसमें फांसी की सजा थी, और वो एमएनए थे उस वक्त, किसी चीज का लिहाज नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब एक नई हम बाउंड्री क्रॉस कर गए कि चलो पार्लियामेंट के अंदर से भी लाइटें बंद करके गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को तो कहीं ना कहीं शायद एहसास भी है, लेकिन शर्मिंदगी भी होनी चाहिए कि पहले तो ये कहा जाता रहा है कि उनके बस में कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव मामला तो उनके पास है ही नहीं, ना मईशत है, ना सियासत है, ना कोई और मामला है। अब मेरे ख्याल से ये एहसास भी हो रहा है कि शायद पार्लियामेंट भी जो है वो फंक्शनल नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए ऑर्गेनिकली।
तो वो मेरे ख्याल से इसकी एक बड़ी मिसाल थी। जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है, अगर जो अभी बात कर रहे हैं कि बड़ा गैर रस्मी एक रवैया था उनके साथ, तो उन्होंने तो अब ये सोच लिया है, उनकी तकरीर से तो ये वाज़ेह है कि वो फाइट करेंगे। और मुझे नहीं लगता अब तहरीक इंसाफ के पास कोई हिकमत अमली है। हिकमत अमली वो नजर आ रही थी जब इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को सॉफ्ट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि कहीं मुझसे बात हो जाए, बार बार बातचीत के वो पैगाम भी भेज देते, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली इदारे नहीं चाहते थे उनके साथ बात करना। तो अब ये जो नजर आ रहा है ये एक गुस्सा है, ये एक रिएक्शन है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की उसमें यकीनन जो उनके खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उनका अगर खून बहाया जा रहा है तो उसका भी दर्द होगा, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी उनकी बातों में अब नजर आ रही है। तो यहाँ से तो अब मुझे नहीं लगता क्योंकि मामला इस नैच पर है कि अब कोई बातचीत करें या कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बना के आप मामला को हल कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर या इमरान खान के बयान सुन के तो ये लगता है कि दे वांट टू गो डाउन फाइटिंग नाउ। और मुनीफर साहब, इमरान खान साहब अपनी जान का भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें खतरा है, मुर्सी की तरह उन्हें मारा जा सकता है, बात की, और अलीमा खान साहबा ने खुद आके बताई। ये एक अब उनका कंसर्न है, ज़ाहिर जब हीट इतनी बड़ी है तो उन्हें ये कंसर्न पैदा हो गया है कि ये हो सकता है उनके साथ। शाहजेब साहब, इमरान खान साहब को कोई पसंद करे या ना करे, वो एक बहरहाल एक मुल्क के हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, कदावर शख्सियत हैं। वो इस वक्त रियासत के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हैं और उनको अगर जेल कस्टडी के अंदर खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी वाक़या उनके साथ पेश आता है तो डायरेक्ट इल्ज़ाम, मैं दोबारा कहूँगा डायरेक्ट इल्ज़ाम रियासत के ऊपर आएगा, रियासती इदारों के ऊपर आएगा। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कोई इस तरह करने का कोई सोचेगा। मैं किसी के जहन में क्या है, कोई क्या सोचता है, किसी का दिल क्या चाहता है, उसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की जान को इस तरह से ख़तरा है कि उनको जेल में कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अगर ये होता है ये तो ऐसे ही है कि कोई करे और फिर खुद अपने आप को उस जाल के अंदर फंसा ले, ताकि जो सेंटिमेंट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। जब उनकी हमशीरा आकर ये बयान फरमाती हैं कि इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको मुर्सी की तरह अदालत में या जेल में कत्ल कर दिया जाएगा, ड्यूरिंग ट्रायल कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो तो अपने वोटर को ये बता रहे हैं, अपने सपोर्टर को, कि मेरे साथ ये मामला होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली ऐसा कुछ करने का किसी का सोच भी है या कोई करना चाहता है। हाँ, कुछ बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नजर आते नहीं फिलहाल निकलते हुए, ना ही इमरान खान साहब के साथ कोई बात होती भी नजर आती है। और शहजाद इकबाल साहब, अब ज़ाहिर IMF के बोर्ड पर भी पाकिस्तान आ गया। अब हुकूमत को ये एतबार है कि कहीं ना कहीं हमने कदम जमा लिए हैं, इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर है, इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग खुद निकलेंगे, आज अपील भी उन्होंने की है। आपको लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं अब मुस्तहकम है अगले कुछ माह के लिए ही सही? नहीं, ये बड़ी खुशाइन खबर है। एक तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, IMF का प्रोग्राम हो गया, जो बीच में लग रहा था कि शायद बड़ी मुश्किल शराइत है कि हम एक्सटर्नल फंडिंग नहीं इकट्ठा कर पा रहे, तो इससे एक ब्रीदिंग स्पेस माशी तौर पे तो मिलेगा और ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। लेकिन ऑल इज नॉट वेल शाहजेब, ये सिर्फ सियासी मामला नहीं है। इस वक्त आप देखें बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन से लकी मरवत और कुछ और अजला में पुलिस धरना देके बैठी हुई है कि एजेंसीज का रोल यहाँ पे खत्म किया जाए। आज बन्नू में जो पुलिस डिप्लॉयड थी पोलियो वैक्सीनेशन स्टाफ के साथ, उन्होंने हड़ताल कर दी है, वो प्रोटेस्ट पे चले गए कि हम ये नहीं कर रहे, अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर एक चीफ मिनिस्टर जो बात करता है, जो कि मेरे ख्याल से उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी पॉलिसी बने TTP के हवाले से वो एक मुश्तरका रियासती पॉलिसी होनी चाहिए। जब भी हमने कोई डिवाइड एंड रूल करके पॉलिसी बनाई है, गुड तालिबान बैड तालिबान, या कोई एक इदारा या कुछ शख्सियात ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं TTP को वापस बुला के रीइंस्टेट करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, मेहनत मशक्कत करवाते हैं, वो फ्लॉप ही हुई है पॉलिसी। तो इसीलिए कंसेंसस के साथ ही जब पॉलिसी बनेगी वही फायदा होगा। इस पे कोई सूबा या कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम खुद मामला को हल कर लेते हैं। तो उनकी बात को संजीदगी से सुनना चाहिए, उनको भी अपने जो भी उनके तहफ्फुज़ात हैं ठीक तरीके से उनको आगे पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, मेरे ख्याल से KP के बलूचिस्तान कहीं से भी सुख का सांस सुनी है। बिलावल साहब ने कल एक बिल्कुल ठीक बात की थी कि हुकूमत फायर फाइटिंग कर रही है, और फायर फाइटिंग में भी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे वो आग बुझाने की जगह मजीद आग लगाती जा रही है। तो ये हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी और मिली है। 3 साल का प्रोग्राम है आपके पास IMF का। क्या फोकस आपने कारकर्दगी पे करना है, मईशत पे करना है, या तहरीक इंसाफ ने जो अपना टाइम जाया किया पकड़ धकड़ करके आखिर में कुछ नहीं मिला, वही करना है आपने? बहुत शुक्रिया निताज जी, आपने सुना एक और अहम खबर थी, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज अडियाला जेल में एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि केस में आखिरी गवाह यानी
नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा आज भी नहीं हो सकी। अहम बात यह है कि इमरान खान ने बरियत की दरख्वास्त नैब की उन तरामीम का सहारा लेकर दी थी जिनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और फिर 15 सितंबर 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ही दरख्वास्त पर नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। और फिर जब इस फैसले के खिलाफ हुकूमत की जानिब से रज़ासानी की दरख्वास्त दायर की गई तो इमरान खान ने जेल से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल भी दिए, मगर 6 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने नज़रसानी अपीलों पर मुत्तफ़िका फैसला दिया और नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को कलअदम करार दे दिया और नैब तरामीम को बहाल कर दिया। तो उसी दिन इमरान खान ने इस फैसले पर तनकीद की, इस फैसले को हुकूमत के लिए NRO 2 करार दिया। लेकिन फिर 7 सितंबर को इन्हीं नैब तरामीम की बुनियाद पर इमरान खान ने एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दे दी और फिर आज एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आज अडियाला जेल में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। समाअत के आगाज़ में इमरान खान के वकील ने उनकी बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए कहा कि नैब तरामीम पर फैसले के बाद ये केस बनता ही नहीं है। नैब तरामीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इमरान खान ने बराह रास्त कोई माली फ़वाइद हासिल नहीं किए हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने काबीना को मिसगाइड किया है। काबीना से 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक असल हक़ाइक़ को छुपाया गया था। एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। रात दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।